स्वागत है आपका YouTube चैनल ऑर्कल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो जहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने अपनी वीडियो में पढ़ा था बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो मूलभूत परिभाषाएं हैं, एलिमेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम लोगों ने उसके अंतर्गत प्रतिरोध के बारे में, इंडक्टर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में और प्रतिघात के बारे में पढ़ लिया था। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे बेसिक टर्म हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रयोग में लाए जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा था, प्रतिरोध को दिखाते हैं कैपिटल आर से, ठीक, ये इसका सिंबल हो गया और मात्रक क्या था, ओम। फिर हम लोगों ने देखा इंडक्टर में प्रॉपर्टी किसकी थी, इंडक्टेंस की, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार से था और इसकी यूनिट किसमें थी, हेनरी में थी। फिर हम लोगों ने देखा कैपेसिटर के अंदर प्रॉपर्टी थी कैपेसिटेंस की, उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से था और कैपेसिटेंस का मात्रक था फैरेड, ठीक। फिर हम लोगों ने देखा था कि इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर भी धारा के विरोध का गुण होता है, जिसको हम लोग प्रतिघात बोलते हैं, कैपिटल एक्स से दिखाया जाता है और इसकी यूनिट हो जाती है क्या, ओम। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख ली थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वीडियो को चेक कर सकता है। आज हम लोग बात करेंगे एसी सर्किट में जो कुछ टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रिकल से संबंधित। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वहां पे निकल के आता है इंपीडेंस, यानी कि प्रतिबाधा। अब देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि रजिस्टर जब होता है उसके अंदर भी धारा विरोध का गुण होता है, तो उसको कहा गया रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को लिखा गया कैपिटल आर से, ठीक। फिर हम लोगों ने देखा कि जो एल और सी मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर हैं, उसके अंदर भी धारा के विरोध का गुण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिघात बोलते हैं। यानी एक्स आर भी धारा का विरोध करेगा और एक्स यानी प्रतिघात भी धारा का विरोध करेगा। ये दोनों ये क्या कर रहे हैं, धारा का विरोध कर रहे हैं। तो जो प्रतिरोध और प्रतिघात है, इसका जो योगफल, अब योगफल की बात हो रही है, लेकिन ये जो प्रतिबाधा होती है ये केवल किसमें पाई जाती है, एसी सर्किट में। एसी सर्किट और एसी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, फेजर क्वांटिटी है। तो हम लोग आर और जो एक्स यानी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का वेक्टर सम करेंगे, यानी सदिश योग करेंगे, तो हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाने वाला है। तो प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों ही धारा का विरोध करेंगे एसी सर्किट में। इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिबाधा, ठीक। यानी प्रतिबाधा एसी सर्किट का वह गुण है जो धारा प्रवाह का विरोध करेगी, ठीक है। ये भी करंट का ही अपोजिशन करेगी। तो रेजिस्टेंस और जो रिएक्टेंस है यानी प्रतिरोध और प्रतिघात है, इसका जो वेक्टर सम होगा, सदिश योग होगा, वही हम लोग की बन जाएगी प्रतिबाधा, ठीक। और बेसिक वही कि जितनी भी चीजें धारा का विरोध करेगी उन सभी का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। उन सभी का मात्रक हो जाएगा ओम। फिर हम लोगों ने देखा था कि प्रतिघात दो प्रकार के थे, एक्सएल और एक्ससी। तो अगर हमें उसके रिस्पेक्ट में लिखना है तो हम लिखेंगे जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक। ये चीजें, ये भी आपका एसी सर्किट में प्रतिबाधा के बारे में पढ़ लिया गया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, ये चीजें हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रतिरोध है, प्रतिघात है या फिर प्रतिबाधा है, इन सब का अपोजिट क्या होता है, यानी विलोमानुपाती क्या होता है, ठीक। एक एक टर्म के बारे में जानेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडक्टेंस के बारे में। कैपिटल जी से इसको व्यक्त किया जाता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस के बारे में कहा जाता है कि ये प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस क्या था, जो धारा का विरोध कर रहा था। तो कंडक्टेंस क्या करेगा, धारा में सहायता प्रदान करेगा, यानी पदार्थ का या एलिमेंट का वह गुण जो धारा प्रवाहित करने में सहायता प्रदान करता है वो कहलाता है कंडक्टेंस जी। ठीक है, तो ये अपोजिट है किसका, प्रतिरोध का। आर का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो 1 प्रतिरोध का मात्रक क्या था, ओम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ओम को ऊपर ले जाएंगे और लगा देंगे क्या, इनवर्स, ओम इनवर्स हो जाएगा। ये तो ठीक था। फिर हम लोग ओम को लिखते कैसे हैं, OHM, ये ओम होता है। तो अगर ओम का उल्टा क्या है, कंडक्टेंस जी है, रेजिस्टेंस का अपोजिट, तो इसकी यूनिट हो जाएगी, उसको भी अपोजिट कर देंगे। तो यहां हम लोग लिखेंगे MHO, यानी महो। ठीक, तो ये हम लोग का कंडक्टेंस यूनिट एक तो ओम इनवर्स हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी महो, या फिर इसको हम लोग सीमेन भी कहते हैं, इसको हम लोग सीमेन भी कहते हैं। तो ये 3 यूनिट है किसकी, कंडक्टेंस की। ठीक, और सेम जैसे प्रतिरोध था कि जितनी भी चीजें धारा का विरोध करेंगी सबका मात्रक ओम रहेगा, ऐसे ही जितनी चीजें धारा में बहने में सहायता प्रदान करेंगी उन सभी का मात्रक या तो ओम इनवर्स, या तो महो, या तो सीमेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले हम लोग बढ़ेंगे, अगला टर्म देखेंगे ससेप्टेंस। ससेप्टेंस इसको दर्शाते हैं कैपिटल बी से और हिंदी में बोला जाता है अनुकार्यता। अनुकार्यता, ठीक, तो ऊर्जा संचित करने वाले 2 एलिमेंट थे, इंडक्टर और कैपेसिटर। उसके अंदर भी धारा विरोध का गुण था। ऐसे ही ऊर्जा संचित करने वाले एलिमेंट में धारा की सहायता प्रदान करने वाला जो गुण होगा, प्रॉपर्टी होगी, उसी को बोला जाएगा ससेप्टेंस या फिर अनुकार्यता। यानी बात ये निकल के आई कि जो रिएक्टेंस था, प्रतिघात था, इसका अपोजिट होगा ससेप्टेंस यानी कि अनुकार्यता। ठीक, तो B जो है वो X का विलोमानुपाती है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, और सेम ऐसे ही X यानी प्रतिघात का मात्रक क्या था, तो ओम था, तो इसका भी अपोजिट हो जाएगा। यूनिट क्या निकल के आएगी, इसकी यूनिट या तो ओम इनवर्स कह लीजिए, या फिर महो कह लीजिए, या फिर इसको हम लोग सीमेन भी लिख सकते हैं। ठीक, ये सभी इसकी यूनिट्स हो जाने वाली हैं। फिर इसमें एक आएगा एडमिटेंस। एडमिटेंस इसको लिखा जाता है कैपिटल Y से और इसकी हिंदी होती है प्रवेश्यता। इसकी हिंदी होती है प्रवेश्यता। ठीक, तो एसी सर्किट में धारा के विरोध का गुण क्या था, प्रतिबाधा था। ऐसे ही एसी सर्किट में धारा को सहायता प्रदान करने वाला जो गुण होगा वो क्या कहलाएगा, एडमिटेंस कहलाएगा। यानी ये किसका अपोजिट होगा, तो इम्पीडेंस अर्थात जेड का ये अपोजिट हो जाने वाला है। और सेम ऐसे ही यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स कह लीजिए, या फिर महो कह लीजिए, या फिर सीमेन कह लीजिए, सारी यूनिट एक ही रहने वाली है। ठीक, ये सारी यूनिट क्या है, एक ही है। एक महो बराबर एक ओम इनवर्स बराबर एक सीमेन के, इसमें कोई संबंध आपस में नहीं है, सब क्या आपस में बराबर हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, और ये किसका किसका विलोमानुपाती हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि ये जो राशियां हैं ये एक दूसरे से किस प्रकार रिलेट कर रही हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा था प्रतिबाधा,
प्रतिबाधा Z बराबर हम लोगों ने पढ़ा था Z² बराबर R² प्लस कैपिटल X का स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही जो प्रवेशता होगी, प्रवेशता यानी एडमिटेंस, इसको किससे लिखेंगे? कैपिटल Y से। तो कैपिटल Y बराबर क्या हो जाएगा भाई? R। Z का उल्टा क्या हो गया? Y। ऐसे R का उल्टा क्या हो जाएगा? G। तो G का स्क्वायर, प्लस लगा था, प्लस लगा दिए। X का उल्टा क्या हो जाएगा? B। तो ये हो जाएगा B का स्क्वायर। ठीक, ये प्रतिबाधा हो गई, ये प्रवेशता हो गई। अब बात ये आई कि हम लोग कब कहां किसका प्रयोग करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कहां पे हमको प्रवेशता निकालना है, रखना है, और कहां हमको प्रतिबाधा निकालना है, रखना है। तो उसके लिए सिंपल सा फंडा ये है कि जब भी एसी में श्रेणी परिपथ की बात की जाएगी, यानी सीरीज सर्किट की बात की जाएगी, तो सीरीज सर्किट के लिए हम लोग प्रतिबाधा की वैल्यू ज्ञात करते हैं, जबकि पैरेलल सर्किट या फिर समांतर सर्किट में, समांतर परिपथ में हम लोग प्रवेशता की बात करते हैं। ठीक, तो जो प्रतिबाधा है इस सीरीज सर्किट के लिए है, और जो प्रवेशता है वो समांतर परिपथ के लिए निकाली या फिर ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये इतनी चीज आपको समझ में आई। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे जो इलेक्ट्रिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है चार्ज। आवेश क्या है? तो सबसे पहले आवेश को हम लोग व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं कैपिटल Q या फिर स्मॉल q से, और जो इसका मात्रक होता है वो होता है कूलाम। कूलाम ये आपका मात्रक हो जाएगा आवेश का। अब ये आवेश होता क्या है? तो देखिए, जो भी सब्सटेंस हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। बस यही तो आवेश है। दैट्स मीन ये एक फिनोमिना है सब्सटेंस का, जो किसी दूसरे को अपनी ओर या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल करता है, वो कहलाता है आपका चार्ज। दैट्स मीन आवेश। ठीक, अब जो चार्ज हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज में आता क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? धनात्मक आवेश है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये हम लोगों का नेगेटिव चार्ज है, यानी ऋणात्मक आवेश हो जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो प्रोटॉन है या फिर जो इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो ये याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर, अब इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, मतलब उस पे माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस में 1.6 10 की पावर -19 कूलाम का चार्ज होता है। जबकि अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन वो कैसा होगा? प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो वो धनात्मक आवेश में आ जाएगा। ठीक, तो ये तो रही आवेश की बात। अब बात करेंगे कि विभव क्या है, यानी कि पोटेंशियल क्या है। तो विभव, अब ये जो आवेश था, ये मान लेते हैं किसी कोई भी Q आवेश है, ये कहीं अनंत बिंदु पर रखा गया है। ठीक, ये जो आवेश Q था ये किसी इनफाइनाइट पोजीशन पर, पॉइंट पर रखा है। तो इससे वहां से इस आवेश को अनंत से उठाकर किसी बिंदु, मान लिया गया कोई बिंदु क्या है? A है, यहां तक लाने में, यानी Q से उठा कोई पॉइंट, कोई चार्ज Q है, उसको किसी बिंदु से उठाकर पॉइंट A तक लाने में जो भी कार्य किया गया, जो भी वर्क किया गया, वर्क डन हुआ, वही कहलाता है हम लोग का पोटेंशियल, मतलब कि विभव। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विभव की मात्रा कहलाती है। ठीक, जो पोटेंशियल है इसको हम लोग दिखाते हैं V से, और मापते किसमें है? वोल्ट मात्रक में मापा जाता है।
यहां से इंपॉर्टेंट ये भी रहने वाला है कि होता क्या है विभव बराबर, तो विभव बराबर हम लोग लिखेंगे W/Q, W/Q यानी कार्य और यहां पे क्या है आवेश। ये विभव का परिभाषा एक यहां से भी निकल के आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है मात्रक के लिए, ये ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में कंफर्म में पूछ ही लिया था किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी। तो होगा क्या, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। यानी इसका जो विभव है इसका मात्रक हम लोग लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम। ठीक, कहां से निकल के आया, यहीं से कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कार्य प्रति कूलाम प्रति आवेश जो है वो क्या है, एक्चुअल में पोटेंशियल है, विभव ही कहलाता है। ठीक, तो ये हो गई विभव की बात। अब बात करते हैं अगले डिफिनेशन की, विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये है क्या चीज, देखिए मात्रक को अगर देखेंगे तो वोल्टेज का मात्रक भी वोल्ट, ईएमएफ का मात्रक भी वोल्ट, पोटेंशियल का मात्रक भी वोल्ट, लेकिन इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस रहने वाला है, इसलिए अच्छे से ध्यान से समझिएगा। आवेश था, उठाकर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाया। लेकिन जो आवेश है ये अपने आप तो उड़ के वहां से आएगा नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। जैसे ये मार्कर है, इसको क्या है यहां से उठाकर इस बिंदु तक लेके आना है, तो यहां से क्या लगाएंगे, इस पे एक बल लगाएंगे। ठीक, ये फिजिकल फोर्स है हम लोग का। ऐसे ही ये जो बल यहां से लगाया गया, एक फोर्स लगाया गया जिससे ये चार्ज यहां से उठकर एक पॉइंट तक चला आए, तो बस यही जो बल था उसी को क्या कहा गया, विद्युत वाहक बल। क्योंकि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब भी आवेश प्रवाहित होंगे तो उस प्रवाह को क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है। तो वाहक, विद्युत वाहक यानी विद्युत को लाने के लिए लगाया जाने वाला बल, विद्युत वाहक बल यानी आवेशों को गति कराने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ठीक, तो समझ में आया ना, पोटेंशियल क्या है और ईएमएफ क्या है। अब समझिएगा बात को, वोल्टेज पर आते हैं। अब सपोज दैट हम लोगों ने कहा ये दो चार्ज है, ये कोई चार्ज Q1, ये कोई चार्ज Q2। Q1 और Q2 हम लोग के दो चार्ज हो गए। अब इसमें होगा क्या, हमने फोर्स लगाया, यहां से क्या लगाया गया, ईएमएफ। क्या लगाया गया, ईएमएफ लगाया गया। चलिए इतनी का स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं। देखिए ये कहा गया कोई चार्ज था, इस पर हम लोगों ने लगाया फोर्स और वही फोर्स हम लोग का कहलाया क्या, ईएमएफ कहलाया। ठीक, ये चार्ज Q1, इधर चार्ज रखा है Q2, तो हमने Q1 पे फोर्स लगाया यानी ईएमएफ लगाया, ये आगे बढ़ा, Q2 पे इसने लगाया होगा फोर्स, फिर आगे आया Q3, ये ऐसे आवेशों पर क्या हो रहा है, बल लग रहा है। तो अगर हम लोग प्रैक्टिकली समझे, जैसे आप क्या है टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हो, ठीक है, किसी भी चीज के लिए लाइन में खड़े हो, तो जब लाइन आगे बढ़ती है, ठीक है, तो क्या होती है, धक्का मुक्का है भाई, बहुत लंबी लाइन अगर है, भीड़ है, तो उसमें क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा। जैसे आप आगे बढ़े, आपके आगे वाला आगे बढ़ा, आप भी आगे बढ़े, पीछे वाला आपको धक्का मार दिया, आप आगे गए। ठीक, तो ये जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, दो लोगों के बीच में प्रेशर डेवलप हो रहा है, वही प्रेशर यहां पर भी डेवलप होगा जब दो आवेश चल रहे होंगे। ठीक, यही प्रेशर जो है यानी आवेशों के बीच उत्पन्न होने वाला जो दबाव है, जो प्रेशर है, वही प्रेशर हम लोग का कहलाता क्या है, वोल्टेज कहलाता है। ठीक, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ईएमएफ क्या है, वोल्टेज क्या है, दोनों में डिफरेंस है। फोर्स लगाया गया जिससे चार्ज क्या हो गए, चलना शुरू किए, वो तो था ईएमएफ। अब जब वो चले तो दो आवेशों के बीच में दबाव उत्पन्न हुआ, एक फोर्स उत्पन्न हुआ, उसी फोर्स को यानी ये दबाव कैसा है, एक वैद्युत दबाव है, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है, और इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, वोल्टेज नाम दे दिया। ठीक, यूपीपीसीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज कुछ अलग नहीं, एक प्रकार से इलेक्ट्रिक प्रेशर ही है, वैद्युत दबाव को ही वोल्टेज
कहा जाता है। ठीक, अब आप ये समझिए, आप लाइन में खड़े हो, जब तक पीछे से धक्का नहीं लगाया जाएगा, धक्का का मतलब क्या, बल नहीं लगाया जाएगा, तब तक क्या दो लोगों के बीच में कोई दबाव आने वाला है, नहीं आने वाला है। तो सीधी सिंपल सी बात ये निकल के आई कि जब तक ईएमएफ नहीं आने वाला है तब तक वोल्टेज आने का कोई चांस नहीं बनता है। बात समझ में आई ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई बताओ बड़ा कौन है, ईएमएफ बड़ा है कि वोल्टेज बड़ा है। तो ये बताइए, क्या दबाव कभी बल से ज्यादा हो सकता है? नहीं, बल क्या रहेगा, ज्यादा रहने वाला है, दबाव क्या रहेगा, कम रहेगा, जब तक कोई बाहरी कारक नहीं आ जाता। ठीक है, दबाव ज्यादा होगा लेकिन बाहरी कारक नहीं आ जाता। एक बल आप जो लगा रहे हो उससे जो दबाव उत्पन्न होगा वो हमेशा कम रहने वाला है। हाँ, उसके बराबर हो सकता है लेकिन कभी भी दबाव बल से ज्यादा नहीं हो सकता। दैट्स मीन हमेशा ये जो ईएमएफ है ये ज्यादा रहेगा। ईएमएफ हमेशा ज्यादा होता है किससे, वोल्टेज से। ठीक, बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है या फिर ज्यादा रहेगा, कभी भी वोल्टेज ज्यादा नहीं हो सकता है विद्युत वाहक बल से। ठीक, अब देखिए, अगर चीजों को आपस में जोड़ के पढ़ेंगे तो काफी इजी है, इलेक्ट्रिकल कुछ है ही नहीं, प्रैक्टिकल समझिए। अब क्या आई बात, करंट की है, धारा की है। इसमें क्या निकला, भाई आवेश थे, ठीक, चले अनंत से किसी दिन तक पहुंचे, कहलाया किया गया कार्य क्या कहलाया, विभव कहलाया। अपने आप नहीं चले, बल लगा के चलाया गया तो क्या कहलाया, विद्युत वाहक बल कहलाया। जब आवेश चले उनके बीच में एक दबाव उत्पन्न हुआ, उस दबाव को क्या बोला गया, वोल्टेज बोला गया। और हम आवेश चलना शुरू कर दिए ना, आवेश क्या हो रहा है, चल रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, उसी आवेश प्रवाह की जो दर है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, धारा कह दिया जाता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक, अब देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो काफी लोगों का गलत होता है, फिर कहते नहीं आंसर की में आंसर गलत दिया गया था। ऐसा नहीं है। इस धारा को लेकर टॉपिक को समझेंगे है क्या चीज, धारा है क्या, तो परिभाषा जो कहती है उसी पे रहिए, उसी को समझिए। करंट, तो आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाई, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। ठीक, धारा हो गया प्रवाह की दर। तो अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि धारा प्रवाहित होती है, ठीक, धनावेश के कारण यानी पॉजिटिव के कारण, कि निगेटिव के कारण, कि बोथ दोनों के कारण, कि चौथा नन ऑफ दी एबव। इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, नोटा नन ऑफ दी एबव। तो आंसर क्या रहने वाला है, हाँ बोथ, दोनों। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहीं हम लोगों ने परिभाषा में नहीं पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, कि प्रोटॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ऐसा नहीं है। धारा की जब भी बात कर रहा है, पूछा जा रहा है कि धारा क्या है, क्यों प्रवाहित होती है, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि आवेश है क्या, दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव है और निगेटिव है। पॉजिटिव वाला चलेगा तब भी धारा बहेगी, निगेटिव वाला चलेगा तब भी धारा बहने वाली है। मतलब बोथ, दोनों आवेशों, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आवेशों के कारण से धारा प्रवाहित होती है। ठीक, जब भी पूछे चालक में, अब देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज करता है, पूछा चालक में धारा प्रवाहित होती है, चालक में धारा प्रवाहित होगी, दे दिया पहला ऑप्शन पॉजिटिव चार्ज, दूसरा ऑप्शन निगेटिव चार्ज, तीसरा ऑप्शन दे दिया दोनों, और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। ये क्वेश्चन क्या था, धारा प्रवाहित होती है जिससे कारण से, तो कहा गया दोनों, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का धारा बहेगी। यहाँ पे केवल धारा लिखा है नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, चालक में, कंडक्टर में धारा किसके कारण प्रवाहित होती है, तो चालक में धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण से प्रवाहित होती है, मतलब निगेटिव चार्ज के कारण धारा बहने वाली है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं। क्वेश्चन है क्या चीज, उसको समझ के जवाब दीजिएगा। चालक यहाँ पूछा है कि चालक में क्यों बह रही है, इलेक्ट्रॉनों के कारण बह रही है, निगेटिव चार्ज के कारण बह रही है। यहाँ पूछ रहा है कि धारा क्यों बह रही है, तो पॉजिटिव और निगेटिव धारा दोनों वजह से बह रही होती है। ठीक है, तो आई होप इस समझ में आया होगा आपको कि धारा क्या है, वोल्टेज क्या है, ईएमएफ क्या है, आवेश क्या है। चलिए अब हम लोग अगर परिभाषा
फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में बेसिक निकल के आता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज टी क्या है, समय है, लेकिन किसमें है ये याद रखिएगा। तो Q चार्ज का मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम, आवेश का मात्रा कूलाम, और T किसमें होना चाहिए, तो T होना चाहिए सेकंड में, ठीक। 1 कूलाम प्रति सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर, इसी को बोला जाता है 1 एम्पियर, ठीक है। अब ये जो Q है आवेश है, ऐसा तो है नहीं एक ही आवेश, एक भी हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, तो इसीलिए अगर हम Q को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू E। E इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन भी हो सकता है, यानी उस पे आवेश कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन पे कितने आवेश बोला गया, आवेश बराबर होते हैं, खाली पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं। 1.6 10⁻⁹ कूलाम का आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव में, और इतना ही आवेश प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव में। तो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा, और n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज मतलब आवेशों की संख्या है, 1 है, 2 है, 10 है, कितने हैं उसी हिसाब से। भाई 1 अगर है, 1 इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उसकी वजह से धारा कम बहेगी, अगर 2 चल रहे हैं धारा क्या होगी, ज्यादा बहेगी, ठीक। तो ये हम लोग का बेसिक परिभाषाएं थी इलेक्ट्रिकल की, धारा क्या है, वोल्टेज क्या है, प्रतिरोध क्या है, प्रेरक क्या है, जो हम लोगों ने अपने 2 वीडियोस में कवर किए। अब इसी के आगे से हम लोग अगले वीडियो में लगातार पढ़ने वाले हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।